अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि सेल कैसे अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, तैयार कर लेगा, उसके बाद सेल डिवाइड होगा। अब जो सेल डिवाइड होगा उस सेल को हम पेरेंट सेल कहेंगे और उससे बनने वाले जो सेल्स हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल पेरेंट सेल जितनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर इसके अंदर 10 क्रोमोसोम है तो इससे बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर भी 10-10 ही होंगे। इसीलिए हम माइटोसिस को जब डिफ़ाइन करते हैं हम कहते हैं कि ये ऐसी डिवीजन है जिसमें जो 2 डॉटर सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसी होगी। अकरेंस की बात करें कि ये किन में होती है, तो ये यूकेरियोट्स के सोमैटिक सेल्स में होती है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होती माइटोसिस? नहीं, प्रोकैरियोट्स को माइटोसिस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोट्स जिन जानदारों के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है जैसे कि बैक्टीरिया, वो बहुत सादा होते हैं और उनको माइटोसिस जैसे कम्प्लेक्स अमल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, सेल इनके भी डिवाइड करते हैं लेकिन इनकी डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए नहीं होती। इसमें क्या होता है कि माइटोसिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इसमें नहीं होती। तो इसमें एक सादा सा अमल होता है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी यानी कि 2, फिशन कहते हैं टूट जाना, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो 2 अपने जैसे बैक्टीरिया में टूट गया है। तो जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो भी बिल्कुल ही बैक्टीरिया जैसे होंगे, यानी माइटोसिस की तरह ही इसमें भी होता है। लेकिन माइटोसिस में और बैक्टीरिया की डिवीजन में फ़र्क यही है कि माइटोसिस के दौरान जो स्टेप्स होते हैं, जो सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बैक्टीरिया के पास नहीं होती। तो बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिशन का अमल है ये बहुत सिंपल होता है। ये माइटोसिस जैसा 100% तो नहीं होता, लेकिन माइटोसिस से इस लिहाज से मिलता-जुलता है कि माइटोसिस की तरह इसमें भी एक पेरेंट सेल से 2 सेल्स बनते हैं। तो सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? बॉडी के सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो जो कि नस्ल बढ़ाने में हिस्सा लेते हैं, और इसी तरह सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि बॉडी सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में ब्रेन सेल्स हैं, स्टमक सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, ये सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं। अब जैसे सेल की तैयारी में स्टेप्स थे, इसी तरह सेल की डिवीजन में भी स्टेप्स है। लेकिन खैर इन स्टेप्स को पढ़ने से पहले हम देख लें कि माइटोसिस जो है इसको किसने इन्वेंट किया था। तो इनके जो इन्वेंटर थे इनका नाम था वेल्दर फ्लेमिंग, जो कि एक जर्मनी बायोलॉजिस्ट थे जो बायो की स्टडी करते उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। 1880s में, 80s यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस से मुराद ये है कि ये कंफर्म नहीं है कि 1881 है या 1882 है, यानी 1881 से लेके 1889 तक जो साल है उसमें किसी भी साल में माइटोसिस जो है वो दरियाफ्त हुई थी। तो माइटोसिस के जो मेजर मरहले हैं या मेजर स्टेप्स हैं, 2 हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सेल का एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, तकसीम। तो जो सेल है ना उसमें पहले तो न्यूक्लियस तकसीम होता है, यानी जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 हो जाएंगे। उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल का न्यूक्लियस जो है वो कैसे डिवाइड होता है। तो सेल के न्यूक्लियस की डिवीजन के स्टेप्स होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये चारों स्टेप्स हो जाएंगे उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो कैरियोकाइनेसिस को हम डिटेल के साथ समझ लेते हैं। तो बेसिक एक जो सेल का स्ट्रक्चर है वो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, ज़रा जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेल जो है उसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनेली होती है। ऑर्गेनेलीज जैसे कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक समुंदर में कश्तियाँ होती हैं और उन सब कश्तियों का अपना अपना नाम होता है और वो फंक्शन में भी थोड़ा डिफरेंट होती हैं। फंक्शन में इस तरह से कि वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, लेकिन उनका मेन मकसद पानी में रन करना ही होता है। तो सेम इसी तरह जो सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अपने अपने नाम होते हैं और उनका वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, लेकिन उनका मेन मकसद सेल को चलाना ही होता है। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज जैसे कि सेंट्रोसोम, ठीक है, ये सेंट्रोसोम इसको हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं जिसको मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और इसके अलावा सेल के अंदर पानी होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि धागों की तरह का मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक निशान होता है, एक डार्क निशान होता है या स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इस पूरे को हम न्यूक्लियस कहेंगे।
और ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल की मेम्ब्रेन है। तो प्रोफेज में जब सेल एंटर होता है तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस जो है उसमें चेंजेस आएंगी। अब न्यूक्लियस में चेंजेस कैसे आएंगी कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये जो क्रोमेटिन है ये गाढ़े होना शुरू हो जाएंगे। गाढ़े होने से मुराद है कि ये थिक होना शुरू हो जाएंगे, मोटे होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होके इस तरह से हो रहे हैं। तो ये मज़ीद कंडेंस होंगे, इतने कंडेंस हो जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाएंगे। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक क्रोमेटिन की गाढ़ी फॉर्म है, थिक फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है। इसके अलावा प्रोफेज में क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम है ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि ये एक था तो ये दो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दो हो जाएंगे और इस सेंट्रोसोम से बारीक बारीक सी ट्यूब्स निकलेंगी जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, स्पिंडल यानी स्पिंडल का मतलब ही होता है धागे की तरह का, स्पिंडल यानी कि बारीक, फाइबर्स यानी धागा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ये निकल रही हैं, अच्छा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ से मिलके, ये प्लास्टिक से, लोहे से, किस चीज़ से मिलके बनती है? ये प्रोटीन से मिलके बनती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये स्पिंडल फाइबर कहलाएंगी। तो जितनी ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी तो इन सेंट्रोसोम से ये धागे जो है वो निकलते जाएंगे। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दो सेंट्रियोल ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं, इसको मजमूई तौर पे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेंट्रोसोम प्रोफेज में डिवाइड हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, सॉरी डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी कि ये दो इस तरह से डुप्लीकेट हो जाएंगे और इनसे निकलेंगे बारीक बारीक से धागे जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं और जब ये धागे निकलेंगे तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पिंडल फाइबर्स का नाम देंगे। जितने ये स्पिंडल फाइबर्स बनने थे कंप्लीटली ये बन जाएंगे। तो जब ये कंप्लीट बन जाएंगे तो कंप्लीट सेट को हम नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल का। यानी कि जो कंप्लीट सेट है ना माइटोटिक स्पिंडल का, सॉरी स्पिंडल फाइबर्स का, उसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। तो प्रोफेज में यहाँ पे मैंने प्रोफेज को दो स्टेप्स में बनाया हुआ है, एक प्रोफेज का स्टार्ट है और दूसरा जो है वो प्रोफेज का लेट यानी आखिर है। तो प्रोफेज में सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और इसके कंप्लीट सेट को माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये गायब हो जाएगी। न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा और क्रोमेटिन गाढ़े होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये था सारा प्रोफेज, इस तरह से क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम आपको याद हो आपने पढ़ा था इंटरफेस में कि इसकी सिस्टर बन जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है। तो क्रोमोसोम ये एक क्रोमोसोम है और इसकी दो सिस्टर्स हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्रोमाटिड्स, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम की सेंटर जो है, सेंटर जहाँ पे सिस्टर्स अटैच हैं, इस सेंटर को हम सेंट्रोमियर कहते हैं और इसकी साइडों पे प्रोटीन्स होती हैं और ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स बड़ी कम्प्लेक्स, बड़ी पेचीदा प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब यही प्रोटीन्स होती है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये अटैच होता है। प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज। अच्छा यहाँ पे आप एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें जो है आप इन क्रोमाटिन जो कंडेंस हुए हैं ना, इसको आप ज़रा गाढ़े करके क्रोमोसोम की शक्ल में दिखाएंगे। ठीक है, तो आप वो भी जो है ना, इसको नेक्स्ट में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो उसमें मेटाफेज में, मेटा यानी कि मिड, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेल के मिड में आ जाएंगे। अच्छा सेल जो है ना, इसकी जो ये साइडें, ये वाली सिरे, इसको हम पोल्स कहते हैं, सिरा। और जो सेंटर है ना, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि इस साइड से डिवाइड होने पे जो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होते हैं, दैट्स वाई हम इसको इक्वेटर कहते हैं। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेल के बिल्कुल इक्वेटर में आके एक लाइन में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर और इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर काइनेटिक और प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी सेम इसी तरह
तो इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स को हम कहते हैं अटैच स्पिंडल, क्योंकि ये क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड है। बट ये वाला स्पिंडल किसी क्रोमोसोम के साथ अटैच है, इसको फ्री स्पिंडल कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 ही हों, ये डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा सेल डिवाइड हो रहा है। तो ये जैसे कि इंसान की बात करें तो उसमें ये 46 होंगे। तो यहाँ समझाने के लिए हमने 4 की एग्जाम्पल ली है। तो जब ये सेंटर में अरेंज हो जाएंगे तो इसको ये एक प्लेट बनाएंगे जिसे हम मेटाफेस प्लेट कहते हैं। तो ये मेटाफेस प्लेट बन जाएगी इन मेटाफेस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है उसके 2 सिस्टर्स हैं। अब एक सिस्टर ये, एक सिस्टर ये है, एक सिस्टर एक साइड पे चले जाएगी, एक सिस्टर एक साइड पे चले जाएगी। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये सेंट्रोसोम है ना, जो धागे यहाँ से निकले थे वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा से जहाँ से निकले थे उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि ये धागे बहुत मजबूती से काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, तो वो काइनेटोकोर को खींचते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर्स अलग हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है लास्ट स्टेप, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज जो है प्रोफेज का उलट होता है। अगर आपको प्रोफेज समझ आ गया ना, इसका मतलब आपको टीलोफेज समझ आ गई है। टीलोफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो गायब हो जाएंगे। जैसे प्रोफेज में था स्पिंडल फाइबर्स आ गए थे, लेकिन टीलोफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएंगे। 4 क्रोमोसोम इस साइड पे है, 4 क्रोमोसोम इस साइड पे है। अब आप कहेंगे कि इसको तो एक क्रोमोसोम कहते हैं, अब इसको हम एक क्रोमोसोम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग हो गया था। अच्छा, इसकी शेप यहाँ पे इस तरह से इसलिए क्योंकि इसको खींचा जा रहा है। तो आपको अगर लास्ट लेक्चर आपने लिया होगा, आपको याद होगा कि इसको भी हम एक क्रोमोसोम कहेंगे और इसको भी हम एक क्रोमोसोम कहेंगे। इसकी डिटेल्ड रीज़न जो है ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। तो हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, 4 इधर आ गए और 4 ही इधर आ गए, और इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी। जैसे कि प्रोफेज में था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा आ जाएगी। यहाँ पे था कि क्रोमाटिन जो थे वो गाढ़े होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ गए थे, लेकिन यहाँ पे होगा क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे भी मैंने जो टीलोफेज है ना इसके 2 स्टेप्स बनाए हैं। जैसे कि टीलोफेज का शुरू है, टीलोफेज का आखिर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से खुल जाएंगे इनटू क्रोमाटिन। न्यूक्लियोलस प्रोफेज में गायब हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा आ गया। तो प्रोफेज के टोटल उलट है टीलोफेज। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर को जाना शुरू करती है, क्योंकि जो हमारा अगला स्टेप है उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है उसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से सेल का न्यूक्लियस जो है वो पहले एक था, अब किस तरह से वो डिवाइड होके 2 हो चुके हैं। तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी सेल मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड होना बाकी है।